काशी से कुछ ही दूर एक ऐसी भूमि है जहाँ इतिहास, अध्यात्म और ज्ञान यह सब का पूरा सार है। जहाँ अध्यात्म और ज्ञान प्रकाश एक साथ प्रकट हुआ। यह है सारनाथ, वह पवित्र स्थल जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया था। आज हम आपको ले चलेंगे इस पवित्र भूमि पर, जहाँ गौतम बुद्ध के उपदेश के अनुसार प्राचीन कला के अद्भुत सार हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध जी ने स्वयं अपने शिष्यों को 4 स्थानों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा करने को कहा था। प्राचीन बौद्ध साहित्य में इन स्थानों का उल्लेख ऋषिपतन, मृगदाव या मृगदय के रूप में मिलता है। आपको बता दें कि इस स्थान को ऋषिपतन इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ 500 प्रत्यक्ष बुद्धों या ऋषियों के शरीर निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो अवशेष गिरे थे, इसलिए इसको बोलते हैं ऋषिपतन। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के शिलालेखों में सारनाथ को, इस स्थान को धर्म चक्र या सधर्म चक्र प्रवर्तन विहार यानी धर्म का पहिया घुमाने का मठ भी कहा गया है। आधुनिक नाम सारनाथ यानी हिरणों के भगवान का संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद महान ऋषि गौतम बुद्ध सारनाथ आए और मानवता के उद्धार हेतु 5 भिक्षुकों कौंडिन्य, बप्पा, भद्रिय, महानमन और अश्वजिता को अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में सारंगनाथ मंदिर है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम चलते हैं धम्मेक स्तूप की तरफ। धम्मेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने लगभग 249 BC में करवाया था। अशोक ने यहाँ बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्मरण में विशाल स्तूप स्थापित करवाया। आज जो स्वरूप हमें दिखता है वह 500 CE में गुप्त वंश और बाद के राजाओं द्वारा एक्सपेंड और रिनोवेट और रिबिल्ड कराया गया। लगभग 141 फीट यह ऊंचा है और 92 फीट चौड़ा है। इस स्तूप के नीचे के भाग पर गुप्त काल की अद्भुत नक्काशी है। बेट बूटे से लेकर जियोमेट्रिक और ह्यूमन फिगर्स तक हर डिज़ाइन एक अलग कहानी सुनाता है। इस डियर पार्क में बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था। धम्म चक्कपवतन सूत्र का उपदेश अपने 5 शिष्यों में दिया था। इसी क्षण से धम्म चक्र घूमना शुरू हुआ और दुख से मुक्ति का मार्ग दुनिया के सामने आया। यह पूरा क्षेत्र तब से मृगदाव या हिरण उद्यान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यहाँ की शांति और हवा में एक अद्भुत सा सुकून है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, मानो सच में बुद्ध की वाणी इस मौन में भी गूंज रही हो। धम्मेक स्तूप के आसपास कई प्राचीन मंदिर और मठ थे। मलगंध कुटी विहार, यहाँ बुद्धा ने बरसात के दिनों में विहार किया था। पंचापतन मंदिर 5 देवताओं को समर्पित, जिसका आधार अब भी जमीन पर दिखाई देता है। मोनोलिथिक रेलिंग्स, यह प्राचीन बौद्ध स्थापत्य की भव्यता का प्रतीक है। अब यह पूरा एरिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ASI के अंडर प्रोटेक्टेड है। यहाँ एंट्री के लिए डिजिटल QR कोड बेस्ड टिकट सिस्टम है, जहाँ आपको टिकट के साथ साथ जगह की पूरी डिजिटल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पूरा यह कैंपस बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और वेल मेंटेन्ड है। आप अपने फैमिली के साथ टूर पर और प्राचीन सभ्यता और इतिहास को जानने के लिए यहाँ आ सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि यह जगह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढेर है, परंतु असल में यह धरोहर है, एक हेरिटेज जो हमारी संस्कृति और परंपरा की गवाही देता है। इसे समझने के लिए ना सिर्फ आंखें काफ़ी नहीं, आपकी खुद की समझ और जिज्ञासा भी बहुत ज़रूरी है। आपको उतना क्यूरियस और कीन होना पड़ता है। सच कहूँ
जब आप यहाँ चल रहे होते हैं तो लगता है कि इतिहास आपके साथ चल रहा है। धम्मेक स्तूपा आज भी मौन शांत खड़ा है, लेकिन इसका मौन एक आवाज़ है जो हमें याद दिलाता है कि यहीं से करुणा और शांति की धारा बही थी। और आज भी यह धरती हर यात्री से कहती है, समझो, अनुभव करो और अपने अंदर की ज्योति को पहचानो। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम 1910 में स्टैब्लिश हुआ था। यह ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल की देखरेख में स्थापित हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना साइट म्यूजियम माना जाता है, जो स्पेशली इसलिए बनाया गया था ताकि सारनाथ एक्सकवेशन से निकली मूर्तियों और अवशेषों को सुरक्षित किया जा सके। 19वीं सेंचुरी के अंत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेशन में बहुत सारे प्राचीन स्तूपा, विहारों और मंदिरों के अवशेष मिले थे। उन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए म्यूजियम बनाया गया था। अगर म्यूजियम की बनावट और गैलरी की बात करें तो ये सिंपल और बहुत ही ज़्यादा शांत है। यह बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से पूरी तरह से इंस्पायर है। इसमें कुल 5 गैलरीज और 2 वरांडा हैं, जहाँ पर सारनाथ की भूमि से जो कुछ भी निकला है वह प्रदर्शित किया गया है। अशोका लैंड कैपिटल, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, अवर नेशनल एम्बलम, म्यूजियम का सबसे बड़ा हाईलाइट है। अशोक का स्तंभ ओरिजिनली यहीं रखा गया है और इसे राष्ट्रपति भवन से लेकर कॉइन्स पर छापा गया है। इस संग्रहालय में 6,832 मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ हैं। जब आप संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो संग्रहालय के मुख्य कक्ष से होकर प्रवेश किया जाता है। प्राचीन काल की अनेक बौद्ध और बौद्धित्व की प्रतिमाएं इस संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का मुकुट भी इस म्यूजियम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफ है। यक्ष प्रतिमा यहाँ संरक्षित है। यक्ष प्रतिमा प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है। विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध और तारा की मूर्तियों के अलावा भिक्षुबाला द्वारा समर्पित लाल बलुआ पत्थर की बोधिसत्व की खड़ी मुद्रा वाली अभिलिखित विशालकाय मूर्तियाँ प्रदर्शित की गई है। देवी दैत्यों की प्रतिमाएं यह प्राचीन भारतीय कला को अनोखी विरासत को दर्शाता है। अगर हम बलुआ पत्थर की बात करें तो यह सेडिमेंट्री सैंडस्टोन है। यह छोटी छोटी रेत के सैंड ग्रेन्स आपस में जुड़कर तब बनता है जब यह पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है। इसको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। समय के साथ साथ इन ग्रेन्स को सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 एक मजबूत पत्थर बना देते हैं। बलुआ पत्थर कई रंग में होता है, लाल, पीला, भूरा, स्लेटी आदि। कभी कभी यह तो सफ़ेद रंग में भी हो सकता है। यह आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर में होता है और यह भारत का सबसे मशहूर पत्थर है। स्तूपा, पुराने मंदिर को बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। सारनाथ की मैक्सिमम मूर्तियों में इसका यूज़ किया गया है। ये स्टोन ईजिली कार्व हो जाते हैं, इसलिए इससे सुंदर नक्काशी और मूर्तियाँ बनाई जाती है। यह भारत के राजस्थान, जोधपुर, ढोलापुर से निकलता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी अलग अलग रंग का बलुआ पत्थर मिलता रहता है। यहाँ स्तूपा और मंदिर के अवशेष जो कि प्राचीनतम रेलिंग्स, तोरानाश और शिलालेख जो खुद ब खुद इतिहास सुना देते हैं। अगर इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ रखी मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि गुप्त पीरियड की कला का ये सबसे उत्तम संग्रह है। बुद्धा की शांत मूर्ति, उनके अधोमुखो नयन और ध्यान मुद्रा, ये सिर्फ कला नहीं बल्कि एक अनुभव है जो दर्शक के मन में गहन शांति भर देता है। इसी वजह से स्कॉलर्स कहते हैं सारनाथ म्यूजियम इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, इट इज़ द हार्टबीट ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। इस संग्रहालय का निर्माण 1904 में शुरू हुआ था और जाकर 1910 में इसका समापन हुआ था। आज सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलाता है।
रोज़ाना यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। यहाँ पर भी डिजिटल टिकट लगता है। स्टूडेंट, रिसर्चर्स, टूरिस्ट और श्रद्धालु अब एक ही सवाल के साथ यहाँ आते हैं कि हमारा इतिहास हमें सिखाता क्या है, और जवाब इन्हीं गैलरियों में छुपा है कि भारत की धरोहर हमेशा शांति, करुणा और ज्ञान की तरफ ले जाती है। जब आप म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं, आपके साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक गहन अनुभव होता है। यह संग्रहालय या म्यूज़ियम हमें बताता है कि विरासत को सुरक्षित रखना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें अब 80 फीट के गौतम बुद्ध के प्रतिमा की, तो यह सारनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यह मूर्ति बनाने का विचार 20वीं सेंचुरी के अंत में लिया गया था, यानी 1970 में। इसकी फाउंडेशन स्टोन 1997 में रखी गई थी। इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष का वक्त लगा। इसका निर्माण भारत और थाईलैंड के सहयोग से हुआ था। इसमें पूरी लागत 2 करोड़ रुपए तक आ चुकी थी। इसके निर्माण में वाराणसी के पास चुनार से लाए गए पत्थरों से बनाया गया था। इसमें कुल 815 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण 16 मार्च 2011 को किया गया। मूर्ति बुद्धा को मेडिटेशन पोज में दर्शाती है। यह मूर्ति बहुत ही ज़्यादा शांति देती है। यह मूर्ति थाई बुद्ध विहार के पास स्थित है। यह एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका है। सारनाथ का श्रीलंकाई मंदिर वास्तव में मूल गंधकुटी विहार है, जिसका निर्माण 1931 में श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क अनागरिक धर्मपाल ने कराया था। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक सुनहरी प्रतिमा के साथ ही बाहरी परिसर में मूल बोधि वृक्ष की कटिंग से उगाया गया एक बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, जहां बुद्ध और उनके 5 शिष्यों की प्रतिमा बनाई गई है। मंदिर में सुंदर मूरल्स और पेंटिंग्स भी हैं, जो बुद्ध को जीवन की प्रमुख क्षण को दिखाते हैं। आज के समय में यह मंदिर दुनिया भर के लिए मेडिटेशन और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष समारोह होता है। श्रीलंका से लोग विशेषतः यहाँ आकर दर्शन करते हैं। सारनाथ, जहाँ एक तरफ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म के लिए भी बहुत पवित्र है। यह वह पावन भूमि है जहाँ जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी का जन्म हुआ था, और कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने भी अपनी तपस्या काल के समय यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान किया था। सारनाथ का यह दिगंबर जैन मंदिर धम्मेक स्तूप के पास में स्थित है। यह मंदिर 1824 के आसपास स्थापित किया गया था, जब जैन संघ के इस भूमि को अपनी धार्मिक इतिहास से जोड़ा। मंदिर के अंदर श्रेयांसनाथ की मूल नायक प्रतिमा है, जो कि ध्यान मुद्रा में है, शांत मुद्रा में विराजमान है। पूरे दीवार पर बड़ी ही बारीकी से इतिहास को दर्शाया गया है। यह प्रतिमा जैन धर्म की पवित्रता को दर्शाती है। यहाँ एक अलग शांति का अनुभव होता है। मंदिर में बैठकर लगता है कि समय रुक गया है और आप उस तपस्या की प्रेरणा को जीवंत रूप में महसूस कर रहे हो। यहाँ अनेक जैन यात्री आते हैं और शांति और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यहाँ भी पूरा साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। श्री दिगंबर जैन मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि सारनाथ सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि अनेक धार्मिक धरोहरों का संगम है। यह मंदिर कहता है, अहिंसा, करुणा, तपस्या और सत्य ही वो पथ है जो व्यक्ति को उत्तरायण की तरफ ले जाता है। यह सत्य है कि सारनाथ को एक दिन में समझ पाना संभव नहीं है। हर पत्थर, हर खंडहर, स्तूपा और हर मूर्ति अपने अंदर शांति और इतिहास को समाये हुए है और कई सारे अनंत कहानियों का संबंध कर बैठे हैं। मैंने सिर्फ कुछ घंटों में जो देखा वही आपको दिखाने और बताने का प्रयास किया।
लेकिन यह यात्रा, यह डॉक्यूमेंट्री बनाने की यात्रा से भी कई आगे बढ़ गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसमें हमें नए ज्ञान, नए इतिहास और नए दृष्टिकोण मिले। सच में सारनाथ की पवित्र भूमि पर आकर यह समझ आता है कि बुद्ध सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह विचार है, वह दया है, वह एक आलोक है जो समय की हर सीमाओं से परे है, जो सिर्फ ध्यान है। सत्य को जानने के लिए अंदर झांको, करुणा को जीने के लिए अपने हृदय के भाव को खोलो और शांति को पाने के लिए अपने अस्तित्व को समझो। ऐसा प्रतीत हुआ कि बुद्ध आज भी यही हैं, अपने धर्म चक्र को घुमाते हुए और हमें याद दिलाते हुए कि शांति और सत्य हमारे अंदर ही छुपे हैं। धन्यवाद।